बस स्पेसिफिक डाउट टू डाउट बात करनी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। उसके बाद भी किसी को कुछ रह जाए तो वो पूछ लेना अपने। डीपीपी 836 आप बहुत ज्यादा नहीं है ऑफलाइन में, आज तो बिल्कुल लिमिटेड से बैठे हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो ठीक है ना, ऑनलाइन में कर लो अटेंड, क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन है ना हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 3 एक पूछा गया है, ठीक है। सॉल्यूशन अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं सो ठीक है। देखो जरा, भी इसमें कह रहा है कि भाई N2 से N1 में रेंज आ रही थी, आपने एक N3 रख दिया, तो N2 से N1 जब जा रही थी, यहां पर TIR हो रहा है N1 लेस देन N2, और यहां पर आपके हो रहा है TIR। तो TIR होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल थीटा है, तो आपके पास इक्वेशन बन रही है N2 साइन थीटा इज ग्रेटर देन N1। ये एक सिमिलर सा HCV के अंदर भी एग्जाम्पल है, जब हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स उस समय, तो हम कोशिश भी कर रहे थे उस बुक को करने की। सो काफी इंटरेस्टिंग सा है। सो HCV एग्जाम्पल भी एक बार देख ले। हाँ चलो, तो ये बना N2 साइन थीटा इज ग्रेटर देन N1। ओके अच्छा, अब क्या किया आपने, एक N3 रख दिया, आपने यहां पर एक लगा दिया N3, और आप ले रहे हैं केसेस ले रहे हैं, तो दो ऑप्शन है भाई N3 इक्वल टू N1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सब कुछ सेम रहा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई अल्टीमेटली रे जो है वो वापस से रिटर्न बैक करती ही करती है, रिटर्न बैक टू सेम मीडियम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ N3, ठीक है। अच्छा आपने अगर ले लिया मान लो N3 ग्रेटर देन N1, अच्छा N3 लेस देन N1 है, तो ये जो आपके पास N2 N1 का जो, इन दोनों का जो आपके पास थीटा सी बनता क्रिटिकल एंगल, तो थीटा C12, तो थीटा C12 बनता आपके पास साइन इनवर्स N1 बाय N2, ठीक है, इन दोनों का ये बनता। तो बेटा फोर्थ कहां पूछा हुआ है आपने, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भेजा हुआ है एक डाउट के अंदर, फोर्थ भी है, फोर्थ भी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सो N3 अगर लेस देन N1 होता, तो अगर मैं थीटा C123 का देखता, थीटा C23 वो बनता आपके पास साइन इनवर्स N3 बाय N2, जो कि ऑब्वियसली पिछले वाले थीटा सी से और क्या होता, छोटा, ठीक है ना भाई। तो इस थीटा पर TIR हो वैसे ही हो जाता, तो ये तो वैसे भी TIR दोनों में ही हो रहा है, इन दोनों केस में ऑलरेडी TIR हो ही रहा है। हाँ एक ऑप्शन बचा कि भाई अगर N3 क्या हो जाता, N3 होता ग्रेटर देन N1, चलो मान लो N3 ग्रेटर देन N1 हो गया, ठीक है, N3 ग्रेटर देन N1 हो गया, तो अब आपके पास इक्वेशंस क्या बनती, आपके पास इक्वेशन बनती, ये रे जब यहां से एंटर करती, तो ये देखो आपका डायग्राम क्या दिखता, आपको दिखता N2, यहां से रे जा रही है किसी थीटा पर, ये फिर एंटर करती किसी N3 में, और फिर ये एंटर करती किसी N1 में। तो इस रीजन के लिए हमारे पास इक्वेशंस जो बनती वो क्या बनती, तो देखो जरा, जो इक्वेशंस बनती वो क्या बनती है हमारे पास, इक्वेशंस बनती N2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आता कुछ N3 साइन थीटा 3, इसमें एंटर करता साइन थीटा 3 से कुछ, और फिर इक्वल्स टू ये N1 में जाता, ठीक है। तो N1 में जो ये बनती इक्वेशन, तो बनती कुछ N1 साइन थीटा 1। तो देखो ना यार, अभी भी ये वाली चीज तो यहां पर भी आ ही रही है, ये वाला पार्ट तो यहां पर भी आ ही रहा है, N2 साइन थीटा, और ऑलरेडी आपका साइन थीटा जो चल रहा है वो ग्रेटर देन N1 बाय N2 चल रहा है। सो यानी कि थीटा 1 जो बनता भाई, साइन थीटा ऑलरेडी आपका चल रहा है ग्रेटर देन N1 बाय N2, सो ये वाली वैल्यू आपका सभी भी क्या चल रही है, मोर देन 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर TIR हो ही जाता, तो यहां पर इनसे यहां पे वापस से क्या होता, TIR हो जाता, मतलब N3 से N1 में जाते हुए क्या होता, TIR हो जाता बस, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन भाई पैरेलल स्लैब्स है ना आपकी, पैरेलल स्लैब्स हैं,
इसलिए आपके पास ये तीनों वर्क कर रहे होंगी चीजें, तो ये तीनों जब वर्क करेंगी, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अपने आप दिखा रहा है कि भी n1 sin θ ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब n1 sin θ1, सॉरी इसको हम ग्रेटर देन ये लिख देते हैं, मतलब इस तरह से ना लिख करके sin θ की वैल्यू अगर हम डालें, sin θ की वैल्यू आप डालेंगे ग्रेटर देन, तो n2 sin θ इक्वल्स टू n1 sin θ1, n2 ये हमने यहां पर क्या लिखा है, n2 sin θ इज ग्रेटर देन n1, है ना, ये तो मतलब निकला। TIR का मतलब क्या बना, TIR कंडीशन, सॉरी TIR कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, TIR कंडीशन ये तो बनी भी n2 sin θ इज इक्वल्स टू n1 sin 90, है ना, तो n2 sin θ इज मोर देन n1, नहीं कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, n1 बाय n2, भाई TIR कंडीशन क्या लिखेंगे हम, TIR होगा तो TIR का मतलब क्या बन रहा है, TIR का मतलब है कि भी थीटा इज ग्रेटर देन थीटा C12, सो थीटा ग्रेटर देन थीटा C12 का मतलब बना दैट साइन थीटा इज ग्रेटर देन n1 बाय n2, हाँ तो वही तो आ गया n2 sin θ इज ग्रेटर देन n1, तो इसका मतलब साइन थीटा इज ग्रेटर देन, तो यहां से अगर आप ये साइन थीटा देखते हैं तो साइन थीटा आपके पास बन रहा है n1 बाय n2 इंटू साइन थीटा 1 विच इज ग्रेटर देन n1 बाय n2, ये कब पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली ऐसा थीटा 1 एग्जिस्ट नहीं करता कि भाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, n1 बाय n2 से बड़ी हो जाए, सो सच थीटा 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर फिर से TIR, ऐसा थीटा 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोंट एग्जिस्ट, ऐसा थीटा 1 एग्जिस्ट होना करेगा कि n1 बाय n2 sin ग्रेटर देन n1 बाय n2 हो जाए, यानी कि sin थीटा 1 क्या हो जाए, मोर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर फिर से TIR। चलो नेक्स्ट क्या था, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखो जरा 4th में तो क्या करना है आपको, ये दो स्फीयर्स ले लिया आपने, ठीक है ना भाई, C1 और ये C2 स्फीयर्स, ठीक है, इनके मासेस आ गए, मासेस क्या दे रखे, m और m मास दे रखा है, इसका भी दोनों के मासेस m दे रखे हैं, तो ये आपके पास डिस्टेंसेस दे रखा है, ये डिस्टेंस भी 3r दे रखा है, ये डिस्टेंस भी 3r दे रखा है, तो यहां y वाला कोई पॉइंट अगर हम पकड़ लें, ये y दूरी पर पॉइंट, तो इस पर नेट फील्ड क्या बनेगा, नेट फील्ड जो बनेगा तो ये इसका Eg1, Eg से मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसका बनेगा Eg2 एट्रैक्टिव होगा, तो इस Eg की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, Eg की वैल्यू क्या आएगी, Gm बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यानी कि क्या बनेगा Gm बाय वाई स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, ठीक है ना भाई, ये Eg बन रहा है किसी भी एक का, यहाँ दोनों की Eg बराबर है, दोनों के मासेस क्या है सेम, तो नेट Eg इधर बना दे आप, ये नेट Eg बनेगा, ये तो आपने Eg1 और Eg2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या चल रहे होंगे, बिल्कुल सेम चल रहे हैं, ये नेट Eg बना दें, और नेट Eg जब बनाओगे तो उसमें आपको y की वैल्यू दी, y इक्वल्स टू 4r के हिसाब से लिख दें, ठीक है ना भाई, ये कंपोनेंट लेते हुए cos थीटा है इसके अंदर, एक थीटा मान लें, तो cos थीटा बन गया, और फिर जब SHM की बात करेंगे हम, तो SHM के लिए क्या करेंगे हम, SHM वाले पार्ट के लिए क्या देखेंगे हम, y इज मच मच लेस देन r देख देंगे कि भी y क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए r से, बस, तो ये कंडीशन तो बेसिक आपके इलेक्ट्रो भी सवाल है इस तरह वाले, तो ठीक है, बस स्फीयर मानना है उसको, देन इसी में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी पूछा गया है, देखो भाई क्वेश्चन 6 और 7 में क्या करना है, क्वेश्चन 6 एंड 7, देखो ये हॉट एयर बैलून का लॉजिक है, सो वो हॉट एयर बैलून के बारे में क्या समझा रहा है, वो ये समझ रहा है कि भाई हॉट एयर बैलून, तो ये आपके पास एक हॉट एयर बैलून बना, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर एक एनवेलप होता है, हॉट एयर इनसाइड इज लेस डेंस देन द सराउंडिंग एयर, तो यहाँ पर एक हीटिंग प्रोसेस चल रहा होता है, इधर कहीं एक हीटिंग, इसमें तो लोग खड़े होते हैं, यहाँ कहीं पर एक हीटिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके कारण यहाँ की जो हवा है वो क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है,
तो सिंपल लॉजिक है कि यार एक तो सराउंडिंग टेम्परेचर है और एक ये T1 टेम्परेचर है, या T इन कर देते हैं इसको हम, इनसाइड का टेम्परेचर। तो वो T इनसाइड जो है वो मोड़ रही क्या चल रहा है, T सराउंडिंग, एस से सराउंडिंग हो गया, ये चीज कहना चाह रहा है वो। अच्छा, अब इसके अंदर हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, वही वो कह रहा है कि θ2 must be warm so that the balloon just floats। तो जस्ट फ्लोट्स, तो जस्ट फ्लोट्स का मतलब क्या बना कि इस पर एफ नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एफ नेट क्या कर दें हम, जीरो, अगर वो कह रहा है जस्ट फ्लोट्स। तो भाई कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब जरा वो देखो। फोर्स जो लगेगा, एक तो लगेगा इस पूरे का mg, फोर्सेस जो लगेंगे वो लगेंगे इस पूरे पार्ट का mg। तो उस पूरे पार्ट के mg में क्या क्या बना, एक तो बना मास ऑफ बैलून इनटू जी। तो मास ऑफ बैलून तो आपको ऑलरेडी उसने दिया है 0.187 kg। ये किसका मास है, वो जो प्लास चारों तरफ का रबड़ होता है, वो रबड़ है, बास्केट है, उन सबका मास आ गया, प्लस जो एयर इनसाइड है, मास ऑफ एयर इनसाइड इनटू जी, उसका मास इज इक्वल्स टू किसके, सराउंडिंग से क्या लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स, ये दोनों फोर्स तो कहां आ रहे हैं, नीचे, सराउंडिंग क्या लगाएगी एक इस पर बॉयंट फोर्स, वो बनेगा एफ बी। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो ये तो आ गया, ये तो गिवन है आपको। इस वाले पार्ट की अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो इस पार्ट की वैल्यू आपके पास बनेगी डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड, मतलब डेंसिटी इनसाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ बैलून उसने आपको ऑलरेडी 1.1 मीटर क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ बैलून उसने आपको दे रखा है 1.1 मीटर क्यूब। और एफ बॉइंट क्या बनेगा भाई, एफ बॉइंट बनेगा डेंसिटी ऑफ एयर इन सराउंडिंग्स इनटू वीबीजी। अब ये डेंसिटी कैसे निकाली जाए भाई, तो डेंसिटी, अच्छा दोनों तरफ के प्रेशर तो क्या होंगे, सेम। देखिए अगर आपने एक्चुअली देखा, अगर ये आउटर बैलून देखा हो ना, तो यहां पर ओपनिंग होती है, देयर से ओपनिंग ओवर है, मतलब ये कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो ये एक बास्केट आती है, और ये 3D में अगर आप देखो तो ये ओपन टू एयर होता है, ठीक है ना भाई। ये यहां पर ऐसे, ये मतलब यहां गैप होता है, बस धागे लगे हुए हैं, ये यहां पर थ्रेड लगा हुआ है सिर्फ। तो ये तो चलो फिर भी एक बॉडी हो गया, ये वाला पोर्शन तो एक प्लास्टिक बॉडी हो गई, बट यहां तो सिर्फ थ्रेड ही होते हैं। तो ये ओपन टू एयर है, दोनों चीजें। तो दोनों तरफ के प्रेशर क्या चल रहा है, सेम, यहां भी पी और यहां भी पी। तो आप पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रो आर टी बाय एमओ, पी बराबर रो आर टी बाय एमओ। तो यहां से इक्वेशन क्या मिल गया हमें, रो इन इंटू टी इन बराबर रो सराउंडिंग इंटू टी सराउंडिंग। हीट करने से प्रेशर डिफरेंस होता है, अंदर नहीं होता ना बेटा। प्रेशर डिफरेंस कहां आएगा बेटा, ये ओपन होता है। हॉट एयर बैलून का जो स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ओपन है, इट्स ओपन टू एयर। वो बास्केट और वो जो बैलून है उसके बीच में पूरा गैप होता है आराम से। ये कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता, वरना अंदर वाला आदमी सांस कहां से लेगा, क्लोज स्ट्रक्चर। तो अंदर बाहर ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ एयर पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बस अंदर वाली जो हेयर है उसको क्या करते हैं, वो हीट करते हैं बस, ठीक है। बस उसके बाद तो कर लेंगे हम। उस दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है, वो टेंशन की बात कर रहा है। तो दूसरे फर्स्ट एंड एयर हीटेड टू स्टेडी टेम्परेचर द बैलून इज फास्टर विद रिफाइंड टेंशन इन द रोप। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, आपके पास इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो टेंशन आ जाएगा। मैं इसकी वर्किंग स्टडी की है, उसमें लिखा था कि प्रेशर ज्यादा होता है। और बेटा समझो, वो जब एक्चुअल पे जाते हैं तो एक स्लाइट डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस तो ऑब्वियसली इन जनरल आप कोई भी बैलून अगर लेते हो, एनी बैलून जो आप एयर में भी बात करते हो, ठीक है ना, अगर एक बैलून की बात करते हो तो हमेशा उसमें सरफेस टेंशन आती है, सरफेस टेंशन, जो कि कहां है, अंदर की तरफ। तो वो तो वैसे भी जानते हैं ना बेटा, कॉनकेव साइड पे प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। बट वो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, कॉनकेव साइड पे प्रेशर क्या होता है, हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना भाई। बट यहां पर वो लॉजिक काम नहीं कर रहा, तो इन जनरल हर बैलून के लिए होगा ये। अगर मैं इसका इस छोटे से पोर्शन का एफबीडी बनाऊंगा तो मुझे वो चीज नजर आ जाएगी। सो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो मिल रहे हैं कि लगभग अंदर बाहर का प्रेशर क्या है, सेम है, खत्म, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। गेटिंग इट, बस ये लॉजिक है, और तो इसके अंदर हम सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं अंडर द गिवन इंफॉर्मेशन, हम उससे ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, वो चीज तब हो जाती है अगर वो मान लो आपको इसका स्ट्रेस स्ट्रेन बता दे,
कि भी हाँ इसकी सरफेस टेंशन वगैरह की वैल्यू दे दे, तो फिर वो आपसे वो पी इन और पी आउट वो डिफरेंस तो हमेशा ही होता है, ठीक है, तो हम बात कर सकते थे। Got it? चलो ये डीपीपी 36, बस इसी में ज्यादा डाउट्स मेरे ख्याल से 36 के अंदर। 37 में, हाँ 37 में आपने एक अच्छे लॉजिकल पॉइंट्स पूछे हैं, शायद फ्रेंड्स तुम नहीं भेजा था डाउट। ये देखो तो डीपीपी 37, डीपीपी, अच्छा इसके लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो आपके नॉर्मल उसी पर आएगी, हाँ मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, वो आती रहेगी अपनी उस पर डल जाती है और क्या। डीपीपी 837, तो क्या होगा 837 में, तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, हाँ ठीक है, तो इसने इन्फॉर्मेशन दे दी हमको। हाँ 37 में क्या डाउट था भाई, कुछ पूछा था 837 क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन 7 था, इसमें आपने कोई चीज पूछी है, क्या पूछा है, कंडक्टिंग टोटल हैव जीरो और पॉजिटिव पोटेंशियल, टोटल नेगेटिव चार्ज में है नेगेटिव जीरो, वो तो रेफरेंस पे डिपेंड कर दिया भाई, ए पार्ट तो आपका रेफरेंस डिपेंडेंस हो गया है ना भाई, रेफरेंस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि भी पोटेंशियल जीरो है नेगेटिव है तो रेफरेंस वैल्यू हो गया, फर्क नहीं पड़ रहा। सी एंड डी का मैथमेटिकल वाला, हाँ ठीक है, देखो जरा बी कह रहा है स्टूडेंट टू आइसोलेटेड सच दैट टोटल इलेक्ट्रिकल ऑफ द नो चार्ज विल फ्लो व्हेन द टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। बी समझ में आ गया हमको भाई, बी में हम क्या कहते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इसका प्रूफ बताना है या ये हो गया बी पार्ट कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी भाई, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, वैसे तो नहीं हुआ है। चलो ठीक है, देखो जरा, मान लो कि भाई ये बॉडी पर मैंने क्यू एक्स चार्ज दे दिया, तो दूसरी पर चार्ज कितना दे रहा हूं, क्यू माइनस एक्स, ये लिखेंगे हम टोटल ऑन टू आइसोलेटेड, तो ये आइसोलेटेड यानी कि दूर दूर है। अच्छा, तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या लिखी जाएगी, सिस्टम की टोटल यू लिखेंगे हम के क्यू वन स्क्वायर बाय सॉरी के एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है, एक मिनट, अच्छा काम और करते हैं ना इसको, और इजी देखोगे तो इसको सिंपली कुछ मत करो, इस चार्ज को Q1 मान लो, इस चार्ज को Q2 मान लो, टोटल Q1 प्लस Q2 Q रखा है, तो U बराबर आएगा के Q1 स्क्वायर बाय 2R1 प्लस के Q2 स्क्वायर बाय 2R2। आइसोलेटेड है, बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, तो अगर U मिनिमम है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करें हम, तो जब उसको डिफरेंशिएट करोगे, सो ऑन डिफरेंशिएट किसी भी जनरल du बाय dz ही कर दो भली, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिफरेंशिएट करने पर आपको देखो आपको टर्म मिलेगी के Q1 बाय R1 है ना, प्लस का के Q2 बाय R2, ठीक है, के Q2 बाय R2 इक्वल्स टू क्या बनाएगा आपके पास 0, तो ये क्या शो कर रहा है बेसिकली आपको, नहीं तो एक तरह से पोटेंशियली तो आ गया ये के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2, तो वो पोटेंशियल्स क्या हो जाए दोनों के इक्वल हो जाए बेसिकली, तो मॉड V1 बराबर मॉड V2 इंटू डी आर बाई डी जेड की टर्म्स आएगी, एक मिनट रुको जरा, नहीं थोड़ा सा, के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2, अच्छा अच्छा, नहीं रुको, नहीं इसको एक काम करो, हाँ नहीं मैंने ये चीज चेक की थी, तो आप इसको इस वाली फॉर्म से लिखो तो आपके वो माइनस भी अपने आप आ जाएगा, ये देखो, हाँ रुको, आप इसको यूं ही लिखो ना, यू को आप लिखो के एक्स स्क्वायर बाय 2R1 प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर कर दो, प्लस के क्यू माइनस एक्स बाय 2R2 है ना, और इसको अब आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, डी बाय डी एक्स, तो अब देखो फॉर्म क्या आ रही है, फॉर्म आएगी के एक्स बाय R1 आएगी, और इधर से फॉर्म आएगी माइनस के इंटू क्यू माइनस एक्स बाय R2, यहां से माइनस आएगा ना भाई, जब क्यू माइनस एक्स को करोगे तो इक्वल टू क्या हो गया 0, तो दोनों के पोटेंशियल्स क्या कर रहे हैं, सेम हो गए, इसका मतलब सो V1 इक्वल्स टू V2, यही पढ़ते हैं हम, यही प्रूफ होता है। अच्छा, सी और डी के बाद में बात करें हम, देखो जरा, तो सी पार्ट क्या कह रहा है, इसका सी पार्ट कह रहा है ring containing non-uniform distributed coordinate if sum of the total charge is 0 then electric field due to ring at any point on the axis is either potential, देखो तो सी में कह रहा है इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है भाई 0, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो सच दैट क्यू टोटल हो रखा है 0,
तो इसका मतलब अगर मैं एक्सिस पर पोटेंशियल लिखता हूं कहीं भी, तो एक्सिस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? जीरो। हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है। तो ये लाइन किसकी होगी? इट्स लाइन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अगर लाइन इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इसके अलोंग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। इस लाइन के अलोंग डीवी बाई डीएक्स क्या रहेगा? अलोंग द लाइन डीवी बाई डीएक्स अलोंग लाइन इज जीरो। तो इसका मतलब फील्ड कभी भी इसके अलोंग नहीं आ सकता। ठीक है प्रिंस? और पोजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अरे क्या डी पार्ट? अबे पोजिटिव ऑलवेज मूव्स, क्या तेरी मर्जी घुमा ले जाओ उसको? अरे ऑलवेज मूव्स क्यों? डी पार्ट तो ऑलवेज मूव्स होना जरूरी है। तो लेके तो उसको लो से हाई भी जा सकता है, एक्सटर्नल फोर्स ले जाएगा ना भाई। लो से हाई क्या दिक्कत है? हाँ आप ये छोड़ो, ये बोलो अ फ्री चार्ज एट रेस्ट, अ फ्री पॉजिटिव चार्ज एट रेस्ट, तब वो कहां से कहां जाएगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बस। फिर वो बस पूरी लाइन पे वी को जीरो क्यों हुआ? क्योंकि बेटा सारे चार्जेस की दूरी क्या है? किसी भी पॉइंट पर देख लो तो यहां पर दूरी होगी d1 सारे चार्जेस की। यहां पर दूरी क्या हो जाएगी? कुछ d2 तो चार्ज पोटेंशियल तो क्या लिखते हैं हम? के क्यू बाय डी की फॉर्म आएगी। सारे चार्जेस सेम दूरी पर हैं। ठीक है? अगर में होता तो आंसर क्या बेटा? हाँ 7 के डी में। हाँ मेन मूव तो मेन में तो क्या दिक्कत है? मेन मूव तो सारे ऑप्शन आ गए। हाँ चलो 837 में और कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं ये भी है 837 में क्वेश्चन नंबर 9 10, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं लेकिन इसमें भी 837 क्वेश्चन 9 10 में मतलब 9 तो नहीं पूछा है, 9th 10th जरूर किसी ने पूछा हुआ है। सो इक्विलिब्रियम से उसको आपने थोड़ा सा, अच्छा इसके अंदर क्या कर रहे हैं वो डिस्प्ले, वो तो आ गया, टाइम पीरियड तो आ गया है ना, जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो आप। ठीक है एक मिनट रुको जरा, देखो 9th में क्या हुआ, इसके अंदर आपने जब इसको ड्रॉ करा इक्विलिब्रियम में, तो आपके पास जो डायग्राम्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं इस तरह से। ब्लॉक आया, इधर से ये स्प्रिंग आई, ठीक है। सो ये दूरी हो गई L0। अच्छा आप जब सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो आपके पास ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यही आ रहा है शायद। तो यानी कि ये लाइन जो बन रही है L0 प्लस x0 विच इज 2L0 बन जाएगा, है ना। ये तो हो रहा है सॉल्व करके, इतना तो आ ही रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है यहां से भाई। mg इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, ये हाँ mg इक्वल्स टू बेसिकली के x0 इंटू ये 60 बनेगा तो इंटू 2 इंटू साइन 60 कंपोनेंट्स आएंगे ना भाई इन दोनों फोर्सेस के, तो वहां से आ जाएगा ये x0 की वैल्यू आपके पास। तो चेक कर सकते हैं हम, मतलब x0 क्या है, इसको थीटा एंगल मान लें तो ये साइन थीटा बनता है आपके पास यहाँ पर, तो 2 साइन थीटा बन जाता, ठीक है ना भाई। के x0 इंटू 2 साइन थीटा, और थीटा आ गया 60 डिग्रीज। अच्छा अब क्या हुआ, ये आ गया। अब इसने आपसे क्या पूछा, द मास ऑफ द ब्लॉक। हाँ तो ये इसने क्या इंक्रीज विच इज हाइट ऑफ √3L0। अच्छा इसने √3L0 दे रखा है ये वाला एक्चुअली, तो थीटा इक्वल 60 डिग्रीज गिवन है, तो वहां से x0 निकल जाएगा, तो x0 की वैल्यू L0 आ गई। ठीक है जैसे मर्जी उसको तो हम इक्विलिब्रियम से सॉल्व करते हैं। अब कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड एंड रिलीज फ्रॉम शोन। हाँ भाई तो 9th में मैक्सिमम स्पीड का फंडा क्या है भाई, तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा v max कहां होगी, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां तक तो क्या हो रहा है mg बड़ा है, तो इस पॉइंट पर क्या होती है इक्विलिब्रियम पर v max हो जाती है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करके देखो, स्प्रिंग को मैंने कहीं पर जाकर के छोड़ा तो अपने जब मीन पर आता है तो स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम, वहां पर फोर्स क्या होता है, 0 होता है, तो हमेशा समझें कि v max एट इक्विलिब्रियम। ठीक है अच्छा अब आपने सिस्टम को यहां पर रोक दिया, ठीक है। अब ये मैंने तो यहां पर ही उससे सिस्टम को रोक दिया, ये
इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट, इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। ये मैंने इसको यहां रोक दिया अब, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर, ये क्वेश्चन 10th में, तो यहां मैंने इसको रोक रखा है। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो, यहां से अगर मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, तो देखो जरा, एक तो ये डायग्राम हमारे पास बड़े टिपिकल बनते हैं, देखो, तो ये आपके इस तरह से अरेंजमेंट, और यहां से मैं इसको कर रहा हूं थोड़ा सा डिस्प्लेस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो यहां से जब मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स लेता हूं, तो ये आपकी स्प्रिंग की न्यू शेप बनी। ओके, तो इस वाले डायग्राम को देखो, हम यूं देख सकते हैं, इस पोर्शन को, ये छोटा सा एक्स, यहां से आप ऐसे दो परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। अच्छा, एंगल जो है, ये एंगल ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल ऑलमोस्ट, वो बहुत छोटा है, तो ये एंगल ऑलमोस्ट क्या है अभी भी 30 डिग्रीज ही है। तो वो जो एक्स्ट्रा एल, मतलब वो जो एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया, एक्स्ट्रा एलोंगेशन, वो एक्स्ट्रा एलोंगेशन कितना दिख रहा है हमको, एक्स्ट्रा एलोंगेशन हमें कितना दिखेगा, वो हमें दिखेगा एक्स cos 30। सोच रहे हैं? तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है, तो स्प्रिंग में नेट एफएसपी क्या बना, किसी भी एक स्प्रिंग का एफएसपी क्या बनेगा, वो बनेगा के इंटू, पहले एलोंगेशन कितना था, एक्स नॉट था, तो के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स कॉस 30, ये बनेगा स्प्रिंग फोर्स, ये बनेगा आपके पास स्प्रिंग फोर्स, इधर एफएसपी एक स्प्रिंग का। तो अगेन आप क्या निकाल लोगे इन दोनों के कंपोनेंट्स करके, तो जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है ना, तो नेट में इधर एक cos 30 कंपोनेंट्स आएंगे, तो एफ नेट अब देख लेना क्या बन रहा है आपके पास, तो जो एफ नेट बनेगा, एफ नेट क्या बनेगा, एफ नेट बनेगा 2 माइनस एम जी। तो ऑलरेडी ये वाला पार्ट तो बैलेंस हो गया, के एक्स नॉट 2 साइन थीटा, थीटा 60, तो वो बैलेंस हो जाएगा अपने आप ही, साइन 60 लिखो या cos 30 लिखो, एक ही बात है। आपने सर एसएचएम में ऐसा करा है एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है, उम्मीद J06 में दे गया तो, अच्छा हाँ हाँ, तो ये J06 का होगा, ठीक है ना भाई। अब यार अगेन मतलब ऑब्वियसली वही तो एक एग्जांपल की तरह, अभी जो मेरा वो चल रहा है उसमें बताऊंगा सवाल, तो मैं ये वाला भी। अच्छा, अब इसमें देखो चीज क्या हो रही है, अगर एक स्प्रिंग को कट कर दिया, तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है कि एक स्प्रिंग आपने क्या कर दी, कट कर दी। सो आप किसकी कट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। सो 10th का डी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने कट कर करी एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम आपने एक स्प्रिंग क्या कर दी, कट, वन स्प्रिंग इज कट। तो सोच के देखो ना, ये मान लो ब्लॉक, तो इस पर एक तो लग रहा है एमजी, इधर से लग रहा है एक एफएसपी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर है, जो इधर वाला एफएसपी लग रहा था उसके बराबरी तो आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो बेसिकली क्या आने वाला है, इधर वाले एफएसपी के बराबर, बस खत्म। तो ये नेट फोर्स कहां लग जाएगा, इधर लग जाएगा, कितना लगेगा, जितना इधर का एफएसपी लग रहा था, विच वाज इक्वल टू व्हाट, के एक्स नॉट, बस खत्म। तो वो के एल नॉट आ जाएगा, के एल नॉट की वैल्यू के हिसाब से उसको सॉल्व कर लेना, बस खत्म। क्लियर यहां तक, ठीक है। This resultant of, this will be what, resultant of remaining forces, this FSP is, this is basically the resultant of remaining two forces, जो कि इधर वाले एफएसपी जो लग रहा था उसके जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि इसको लगाते ये बैलेंस था सिस्टम, इस वाले को लगाने से बैलेंस था, तो इसके अपोजिट पे आ गया ये वाला, ठीक है। देन 6th 7th 8th 9th, ठीक है, इसमें तो कुछ और था नहीं। 838 में भी कोई डाउट नहीं है, 838 में कुछ भी नहीं है, 839 में भी मेरे ख्याल से, 839 में एक है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है किसी ने, 839 में क्वेश्चन नंबर 4।
कुछ नहीं, मैंने पहले ही बताया कि 3D से कोई फर्क करने पर फोर्स इंस्टेंटली जीरो नहीं होता। फिर ओहो बेटा गगनदीप सिंह, बेटा धागे को कट करने पर स्प्रिंग में सडन चेंज नहीं आता, लेकिन स्प्रिंग को कट कर दोगे तो खत्म ही होगी ना स्प्रिंग। तो भाई अगर वो सवाल होते हैं स्प्रिंग और थ्रेड दोनों लगे हुए हैं और आपने थ्रेड को कट करा तो स्प्रिंग पर स्प्रिंग को कट कर दोगे यार, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है। स्प्रिंग को हटा दूंगा तो बची कहां है, बस सपोर्ट ही नहीं बचा उसको, कोई हवा में लटक जाएगी वो तो। ठीक है, हाँ स्प्रिंग एक नॉन इंपल्सिव फोर्स लगाता है, बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन इंपल्सिव होता है। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में और कुछ भी नहीं है, बस आपको सर्किट को हाँ रीड्रॉ कर दो बस 3D से 2D के अंदर, और कुछ नहीं करना। हाँ तो 3D से 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको तो आपको। अच्छा अब इनके जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स लेंथ, लैम्डा टाइम्स जो भी लेंथ है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस आ जाएंगे। सो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो ये OA और OB गिवन ABCD आर डायमीटर्स ऑफ रिंग। अच्छा ये कोण नहीं अपने आप में, ये सिर्फ लाइंस हैं, ये दोनों सिर्फ लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, और ये दो क्या है आपके पास, रिंग्स। सो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस यूं बन रहा है आपके पास, ये रेजिस्टेंस बन गया एक तरह से 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस बन गया 1 ओम का, ठीक है, ये 1 ओम और AC क्योंकि से देखा ना भाई OA बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, OA रेजिस्टिविटी इज 1 ओम पर सेंटीमीटर, 10 के हिसाब से सेंटीमीटर से ना हम लोग रेजिस्टेंस लिख रहे हैं 4/पाई। अच्छा हाँ वो तो उसका हो गया, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, OA रखा है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 ओम नहीं 10 ओम्स, ये बनेंगे आपके पास 10 ओम्स के, तो ये बना 10 ओम्स, ये भी बना 10 ओम्स, ठीक है। OA की दूरी दे दी, AC दूरी कितनी है हमारे पास, AC की दूरी कितनी आएगी, AB पूरा 10 है, रिंग सजेट AB इज 10, CD इज 20, OA 10 है। हाँ तो ज्योमेट्री से देख लेंगे, तो ये भी मेरे ख्याल से जो आ रहा है आपके पास ये भी 10 ही आ जाएगा, ये भी 10 ओम्स हो गया और ये भी 10 ओम्स हो गया। रिंग पे जो लग रहे हैं दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, रिंग वाले रेजिस्टेंस लग रहे हैं आपके पास, इधर वाले आ रहे हैं 20 ओम्स 20, और ये जो दो लग रहे हैं आपके पास ये लग रहे हैं 40। बस अब इस सर्किट को 3D से 2D में कन्वर्ट कर दें हम, और कनेक्शन जो है वो A और B के बीच से दिखा रखा है, इसमें कनेक्शन दिखा रखा है A और B के बीच से, बस ठीक है। चलो A39 में कुछ नहीं है, A40 में कुछ था क्या, A40 में एक आध कोई पूछा हुआ है, A40 में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है शायद, A40 क्वेश्चन 6 नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा था यार ये वरना बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। 6th और 7th, हाँ 7th में भी डाउट है, ठीक है। 6th में कुछ पूछना है क्या ऐसे, तो 6th में तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन है ना, डायपोल के डायरेक्शन, नहीं कौन सा ऑप्शन, सी में दिया है डायपोल मोमेंट, नहीं वैल्यू भी तो निकालना जरूरी है ना, तो सिर्फ ऐसे होना होता है कि तो अब तो आप सवाल सीखोगे तो पूरा ही सॉल्व करोगे ना भाई, तो देखो ना यार तो आसान से हो जाएगा, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम भाई, हाँ एलिमेंट्स लो ना, और क्या, ये इधर एक एलिमेंट ले लिया हम यहाँ पर थीटा एंगल पर, और ऐसी इधर एक एलिमेंट ले लिया थीटा पर, जिनकी थिकनेस कितनी कितनी ले ली हमने, डी थीटा, जिनकी थिकनेस हमने ले ली डी थीटास एंड डी थीटास, तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये दो एलिमेंट बन जाएंगे, ये वाला चार्ज बनेगा आपके पास प्लस डी क्यू, ये चार्ज क्या बनेगा माइनस डी क्यू, बस इसके बाद का तो मैंने सॉल्व करके दे रखा है। अच्छा हमें ये भी समझ आ रहा है कि इनका जो डायपोल मूवमेंट बन रहा है वो किधर बन रहा है, इनका जो डायपोल मूवमेंट बना वो डायरेक्शन बना नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरफ बन रहा है। अब ऐसे सबका आएगा है ना, सबका मतलब यूं भी और ऐसे भी आ रहे हैं, तो जब इधर वाला डायपोल बनाओगे इधर वाले का भी डायरेक्शन यूं बनेगा, तो आंसर नेट किधर दिख रहा है हमको, नेट इस तरफ आ गया,
तो चाहो तो 2dp से इंटीग्रेट कर दो, तो या फिर चाहो तो dp से कर दो, जैसे भी मर्जी। तो इन्होंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 करा है, क्योंकि ये एक ही को इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं उसका cos थीटा कंपोनेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट dp cos थीटा, बस। ठीक है ना भाई? हाँ, टेस्ट में आ रखे तो सब नहीं, तो ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ना। और बस ठीक है, डायपोल मूवमेंट निकल जाता है। और उसने क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो वो तो आप चाहो तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन का डायपोल के हिसाब से भी देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के एक्सिस के हिसाब से भी देख सकते हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये होम एंड ट्रांसफर, एक्चुअली इसके सॉल्यूशन में गलती है, देखो सॉल्यूशन में गलती बता दूं इसके। देखो क्या हो रहा है लॉजिक, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, मतलब अच्छा सवाल है और एडवांस की ही हम बात करते हैं। मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो गिनती के लोग इस समय बैठे हुए हैं, तो यही लोग हमारे एडवांस के मतलब सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। और क्या, क्वेश्चन 7 and 8 DPPA 40, क्वेश्चन 7 and 8। तो इस 7th के सॉल्यूशन में एक्चुअली गलती है, देखो समझ आ रहा पहले तो। ये एक तो कह रहा है कि ये तो आपका छोटा सा वो हो गया, आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है पार्टिकल, है ना, ये पाथ बन रहा है आर रेडियस का सर्किल। दिस इज बेसिकली सर्किल 1। ओके, अच्छा, इस सर्किल 1 से ये पॉइंट ए दिखा रखा है, इस सर्किल 1 से आपको इसको पहुंचाना है इस एलिप्स में। ये पार्ट बन रहा है आपके पास एलिप्स। तो आपको क्या करना है बेसिकली, देखो ए पर क्या हो रहा है एक्चुअली, एक तो बन रहा है इनिशियल स्पीड और एक इसकी हो रही है फाइनल स्पीड उस पार्टिकल की, उस सिस्टम की, है ना। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड चल रही है वो तो क्या चल रही है, तो इसकी जो v, तो एट ए अगर हम बात करें तो एट ए v इनिशियल कौन से पाथ के लिए, सर्किल 1 के लिए, वो कितनी बनती है हमारे पास, वो बनती है √gm/r। ये होती है सर्कुलर उसमें स्पीड। अच्छा, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पाथ की स्पीड चाहिए, अच्छा इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए एक मिनट जरा देखो हमें क्या देखना पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए अब हम अगर सॉल्व करें, सो एट ए v फाइनल हमें निकालना है, v फाइनल में निकालना है फॉर इलिप्टिकल पाथ। तो इलिप्टिकल पाथ के लिए आप क्या लॉजिक ला सकते हैं अभी, इस इलिप्टिकल पाथ का मुझे जो मेजर एक्सिस नजर आ रहा है, इस इलिप्टिकल पाथ का मेजर एक्सिस, इसका मेजर एक्सिस कितना बन रहा है, इसका मेजर एक्सिस इक्वल्स टू होता था 2a, जो कि यहां मुझे नजर आ रहा है r प्लस, मतलब नीचे से 2r हो गया, 3r आएगा, बिल्कुल ये बनेगा 3r। सोच के देखो, उस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस बन रहा है भाई, ये तो 2r बन गया, है ना भाई, r ये बना 2r, और ऊपर वाला रेडियस में से ये r ही आएगा हमारे पास, तो ये 3r आ गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या बन रही है, 3r/2। तो याद करो एलिप्स के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती थी, एलिप्स में टोटल एनर्जी होती थी माइनस का gm, किसके अबाउट घूम रहा है ये सिस्टम, हाँ कैपिटल एम तो ये हो गया ना, दिस इज कैपिटल एम, ये तो बन रहा है, ये मास तो कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है हमारे पास। सो टोटल एनर्जी आती थी माइनस का gmm/2a। अरे प्रूफ तो किया हमने, ये टोटल एनर्जी इन एलिप्स सर्कल से कंपेयर करते हैं तो सीधे सीधे रेडियस वाली चीज है वो आ जाती है। हाँ, मतलब आर और ए सर्कल से कंपेयर करने पर आर और ए से क्या होते हैं, आपस में कंपेरेबल होते हैं। तो सर्कुलर पाथ में एनर्जी क्या होती है, -gmm/2r। तो वो काम यहाँ पे कौन कर रहा होता है, ए कर रहा होता है। तो ये टोटल एनर्जी में निकाल रखी है एलिप्स की। सो अब ये वीएफ निकालने के लिए करेंगे, वीएफ के लिए क्या बना, वीएफ का इक्वेशन बनी ½ माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी gmm/r इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एलिप्स के हिसाब से, विच इज माइनस का gmm/2a का मतलब हो गया 3r। ये आपके सॉल्यूशन में करेक्शन है, यहां मिस्टेक है सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में करेक्शन कर लें, वहां गलती है। बस अब आप सॉल्व कर लें वीएफ, तो वीएफ आ जाएगा यहां से आपके पास। सो वीएफ आ गया, तो जो इंपल्स है, इंपल्स क्या बनी, तो इंपल्स बनेगी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या बना, डेल्टा वी बना वी फाइनल माइनस वी इनिशियल।
और यही तो मैंने समझाया था आपको, जो मार्स वाला एक सवाल कराया था कि आपको हर पॉइंट पर आप क्या देते हो उसको, मतलब अब इधर आया, मान लो इस सर्कल में घूम रहा है, अब मैंने क्या करा, अब अगेन यहां पर इंपल्स क्यों दूंगा मैं, क्योंकि नहीं देता तो इस एलिप्स में कंटिन्यू करता ना, अगर इंपल्स नहीं दूंगा तो वो तो इस एलिप्स में कंटिन्यू कर रहा है, बस इस एलिप्स में घूमता रहता वो फिर। तो यही तो हमने समझा ग्रेविटेशन कि उसको जो वेलोसिटी एक बार मिल गई तो उस पाथ के करस्पॉन्डिंग क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, बस खत्म। तो अगर मुझे सर्कुलर में देना है उसको, तो फिर मैं यहां पर इसको एक और क्या दूंगा, इंपल्स, खत्म। ठीक है, बाकी तो हम कर लेंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, 8th पार्ट में तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब 8th में। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि एलिप्स के अंदर आर की तरह कौन बिहेव करता है, सेमी मेजर एक्सेस। जब भी आप एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स में आर का बिहेवियर कौन शो करता है, तो आर के इक्विवेलेंट क्या होता है, सेमी मेजर एक्सेस, बिहेव एज इट्स आर इक्विवेलेंट। चलो खत्म करें इससे फिर, ठीक है, चलो इसी निकालते हैं। तो ये क्या है, एक 4 टाइम से पेंडिंग सा काम चल रहा था। सो लेट अस कम टू ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में तो खैर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ज्यादा लोग हों। अच्छा हो ही है क्या, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं पूरा नहीं, पार्ट 2 कर लेता हूँ आज तो मैं एक बार, हाँ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार 5 शीट छुट्टी है, 20 मिनट का 40 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, कोई जल्दी भी क्या थी हमको। ठीक है इसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी मैंने भी तो नहीं लिखा, एक्सरसाइज 2 तक तो कम से कम कर लें। नेक्स्ट 5 कब डिस्कस होगी, हाँ यार बिल्कुल नहीं, उसको नेक्स्ट 5 को हम ऑनलाइन में रखेंगे और क्लास कर लेंगे, वो तो ऑनलाइन डिस्कशन के उसमें ही कर लेंगे, प्योर ऑनलाइन में रख लेंगे। लॉ भी निकालें, डीपीपी है वो एसी का डिस्कशन निकाला जाए, तो एसी शीट नहीं बोर्ड में नहीं, अभी करेंगे। आप लोगों ने बोल दिया ना कि भाई जो कर रखा है बोर्ड में आप लोग नहीं करना चाह रहे हो, फ्री रहना चाह रहे हो ज्यादातर लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है ना, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 3। इंडक्टर दे रखा है आपको, ठीक है, एक एक करके चलेंगे भी 1 to 5 में, ठीक है। क्वेश्चन 1 to 5, तो क्वेश्चन 3 पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इंडक्टर एरिया कैपेसिटर रेजिस्टेंस एरिया 3 ओम का, वोल्टेज ऑफ द एसी इज गिवन एज V बराबर, व्हाट विल बी पीडी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो VAB जब आप बात करेंगे तो मॉड VAB जो बना बेसिकली वो बना मॉड VL माइनस VC की फॉर्म, ठीक है ना भाई। तो हमें मतलब बेसिकली स्मॉल VAB लिखेंगे अगर हम, तो स्मॉल VAB जो बनेगा, स्मॉल VAB बना VL प्लस VC वाली चीज। ये आपको तो रिजल्टेंट, ये क्या निकालना है आपको, तो एक तरह से रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन चाहिए बस आपको, तो रिजल्टेंट SHM इक्वेशन चाहिए आपको तो एक तरह से, बस खत्म। तो ये माइनस क्यों लिखा हूं, मुझे पता है दोनों में क्या रहता है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई का रहता है दोनों में आपस में। हाँ तो अब अगर हम देखें, एक मिनट रुको जरा,
तो एक मिनट थोड़ा सोच कर रहे हैं। तो हमें देखो भी सर्किट में इसने दे दिया एक तो V बराबर, सो दिस कैपिटल V इक्वल्स टू दे दिया 10 cos 100 pi t। क्या आ रहे हैं भी एक्सेल वगैरह, एक्सेल कितना आ रहा है भाई? कैलकुलेशंस आई थिंक हम यूज कर सकते हैं। एक्सएल आपके पास चल रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। एक्सएल आ गया 1 ओम, एक्ससी कितना आ गया 5 ओम, तो मोर कैपेसिटिव की तरफ आ गया नहीं, एक्ससी आ गया 5 ओम्स, देन रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम का, रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम का। अच्छा हाँ, तो इसमें देखो लॉजिक क्या लग रहा है, अब आप करंट निकाल लें। तो सर्किट में कैपिटल आई जो बना, या हाँ तो कैपिटल आई बनेगा 10/Z। सो Z कितना बन रहा है हमारे पास, Z बन रहा है 5 आ रहा है, तो ये आ गया 2 एम्पियर कैपिटल आई। तो स्मॉल आई बराबर क्या बना, स्मॉल आई बना कैपिटल आई कॉस 100 पाई टी। क्या करेंगे 100 पाई टी माइनस है क्या है, मोर कैपेसिटिव। सर्किट क्या चल रहा है आपका, मोर कैपेसिटिव चल रहा है, तो ये आएगा +5। और +5 कैसे निकला आपके पास, बिल्कुल +5 आएगा आपके पास R/Z। तो R/Z, तो वेयर cos 5 इज बेसिकली R/Z। ये ट्रायंगल जो हम बनाएंगे तो ये Z रहेगा, ये R रहेगा, ये बनेगा 5। सो 5 के लिए कितनी आ रही है आपके पास 53 डिग्री, 53 आएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो ये स्मॉल आई आ गया आपके पास, तो यहां से आया आपके पास स्मॉल आई, ठीक है। सो स्मॉल आई की वैल्यू बेसिकली आ गई, तो स्मॉल आई आपके पास आ गया एक तरह से 2 cos 100 पाई टी प्लस 53 डिग्रीज। एक बात समझो ना, किसी भी स्टेप पर स्मॉल वीएल क्या लिखा जाएगा, स्मॉल वीएल क्या बनेगा, स्मॉल वीएल बनेगा कैपिटल वीएल। कैपिटल वीएल क्या बना, कैपिटल आई इंटू एक्सएल, तो 2। तो स्मॉल वीएल की वैल्यू क्या बनेगी, स्मॉल वीएल की वैल्यू आपके पास, अब एक मिनट रुको जरा, नहीं बट ये तो हमसे VAB पूछ रहा है, एक मिनट रुको, ये तो हमसे पूछ रहा है VAB, PD बिटवीन A एंड B। नहीं सुनना हो नहीं, रुको हाँ डायरेक्ट ऐड ही कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप तो VL लिखें किसी भी स्टैंड पर, तो VL की वैल्यू क्या बनी, VL की वैल्यू बनेगी कैपिटल VL विच इज 2 IXL इनटू क्या फॉर्म बनेगा, इनटू बनेगा cos ऑफ 100 पाई टी प्लस का 53। तो इस आई से क्या रहेगा, ये कितना पीछे रहेगा, इस आई से आगे कितना आगे, आई से 90 डिग्री आगे, तो प्लस का 90 डिग्री। और स्मॉल VC लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल VC की फॉर्म बनेगी आपके पास 5 इंटू 2 10, ये बनेगी 10 cos 100 पाई टी प्लस 53 माइनस 90। तो मेरे ख्याल से तो हम इन दोनों का निकाल लें रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट निकाल लें हम। तो इन दो का रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, इन दो का रिजल्टेंट क्या बना, भी अगर मैं इस वाले पार्ट को रेफरेंस ले लूं 100 पाई टी प्लस 53 को, तो एक 90 आगे और दूसरा 90 पीछे, ठीक है ना भाई। तो ये दो वेक्टर सॉल्व करो ना भाई इफेक्टिवली, अगर हम समझे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, जो VAB है वो VAB क्या चीज है एक्चुअली में, VAB इज एक्चुअली अपने आप में VL प्लस VC। तो एक तरह से दिस इज Y1 प्लस Y2, तो A1 प्लस A2। तो आपको तो क्या चाहिए बेसिकली, A रिजल्टेंट cos ओमेगा T प्लस 53 डिग्री प्लस सम डेल्टा वाली फॉर्म चाहिए हमको। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है तो क्या दिखा रहा है हमको कि एक वेक्टर तो बन रहा है आपके पास ये VL, और एक वेक्टर क्या बन रहा है आपके पास VC।
तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ बन रहा है? ये वाला बड़ा है, ये है 2 और ये है 10, तो किस तरफ बन रहा है इनका रिजल्टेंट? इधर बन रहा है कितना? 8। तो ये रिजल्टेंट आ रहा है 8। तो इसके हिसाब से इक्वेशन लिख दे हम। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 8 cos ओमेगा टी प्लस 53 और किसके? सी के हिसाब से, यानी कि माइनस 90 डिग्री। बस ये रहेगा। तो 53 माइनस 90, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये पूरा अपने आप में सॉल्व होता है। देखो ढंग से ध्यान दो। तो ये आप क्या कर रहे हो? वो एसएचएम की इक्वेशंस को डील कर रहे हो, बस खत्म। ये इसकी जरूरत नहीं है यहाँ, इस लॉजिक पे यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो तब काम आता था वो मुझसे मॉड वी भी पूछता। तो मॉड वी भी क्या बनता बेसिकली? वो मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है? 8। पर्पल पेन वाला दोबारा बताना। हाँ ठीक है। अरे देखो ना, ये पर्पल पेन वाली चीज ये कह रही है, ये स्मॉल आई आ गया, स्मॉल आई आ गया आपके पास। तो स्मॉल वीएल क्या बनेगा? स्मॉल वीएल क्या बनता है? स्मॉल वीएल की वैल्यू क्या बनती है? स्मॉल वीएल इज कैपिटल वीएल कॉस ऑफ जो भी करंट का आ रहा है। करंट में कितना ऐड कर देते हैं हम? प्लस का 90 डिग्री। अरे लिखा तो हमने इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहता है? करंट से 90 डिग्री ज्यादा। बस तो वो वीएल का पार्ट है, ऐसे ही वीसी का पार्ट है, दिस इज कैपिटल वीसी। तो कैपिटल वीसी इज व्हाट? आई इंटू एक्सी, जो कि कितना आ रहा है? 10। तो इन दो इक्वेशंस का आपको क्या लिखना है? कंबाइंड एसएचएम, रिजल्टेंट एसएचएम, बस खत्म। ये बेस्ट तरीका होता है इनको करने का। और क्या? चलो नेक्स्ट, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन 6 to 10। पार्ट 1 6 to 10। ये एसी की तो ऐसी शीट है कि अगर आपने एक बार कर दी तो 100% आप जी एडवांस सवाल करके आओगे। कोई इसमें ऐसा बहुत ज्यादा वेरिएशन होती ही नहीं। 10th में, 10th से पहले कुछ, 10th से पहले कोई पूछ रहा है कुछ? 4 5 6 10th पे आ जाओ सीधा। 9th, हाँ बोलो 9th। 9th पूछना है। 9th में क्या हो रहा है भाई? 9th में डाउट नहीं है क्या? 4th, तो 4th में आ जाएंगे अभी तो हम एक बार। चलो रुको भाई रुको, अभी तो हम 4th भी अटके हुए हैं। चलो 4th क्या कह रहा है? एसी सोर्स एरिया कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटेंस सी एज शोन, गिवन दैट आर इक्वल्स टू 1 by ओमेगा सी। पीक करंट दे दिया आई नॉट, एंगुलर चेंज टू ओमेगा, कीपिंग आर एंड सी, देन द न्यू पीक करंट द सर्किट इज पीक करंट आई नॉट। तो बेसिकली आई नॉट बराबर क्या आ रहा है? आई नॉट बराबर आ रहा है आपके पास वी नॉट बाई जेड, और जेड क्या बनेगा? सो आर बराबर चल रहा है 1 by ओमेगा सी, यानी कि एक्सी। ठीक है ना भाई? तो ये एक तरह से बन रहा है वी नॉट अपॉन √2 टाइम्स 1 by ओमेगा सी लिख दूं, है ना भाई? 1 by ओमेगा सी, ये फॉर्म आ रही है आपके पास। ठीक है ना भाई? हाँ, अब क्या कह रहा है वो? तो आर तो सेम ही रखा जाएगा ना भाई, आर को क्यों चेंज करेंगे हम? नहीं, आर इज 1 by ओमेगा सी, तो जो पहले वाला था वो वाला रखेंगे हम। अब जब आप न्यू केस, मतलब आपने ओमेगा डैश कर दी ओमेगा बाय √3, तो एक्सी डैश क्या बना? सो एक्सी डैश की वैल्यू बनी, हाँ ये बन जाएगी √3 बाय ओमेगा सी की फॉर्म, ये बना एक्सी डैश। और आर भी क्या लिखेंगे हम? 1 by ओमेगा सी, वो कांस्टेंट है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो जो वैल्यू दी रहेगी, दिस विल रिमेन सेम। तो अब जो z डैश आ रहा है, सो z डैश विल बी व्हाट? रूट ऑफ 1 by ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 by ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब क्या बना ये वैल्यू? ये बनी 2 by ओमेगा सी। सो नया आई डैश जो आ रहा है, सो आई डैश जो बना वी नॉट बाई जेड डैश। सो ये बना आपके पास 2 by, तो ये बना बेसिकली वी नॉट बाय 2 ओमेगा सी, तो एक तरह से ऊपर आ गया। सो यहां पर भी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है एक तरह से वी नॉट ओमेगा सी बाय
√2, तो कितने का फैक्टर आ गया? √2 का फैक्टर आ गया, और क्या बस। तो द न्यू पीक करंट इज व्हाट? I0 बाय √2, तो I0 बाय √2। ठीक है। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, आंसर अच्छा आरएमएस, तो आरएमएस कहां से आ रहा है? तो जुगाड़ नहीं बिठाना हमें कोई। हाँ, वो आरएमएस से कोई लिंक भी नहीं है इसके अंदर, उससे कोई लिंक नहीं है। हाँ, पर वो खुद ही एक ऑप्शन बना दे, द न्यू करंट, न्यू मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू आरएमएस ऑफ द प्रीवियस सर्किट, तो ठीक है भाई, वो अलग चीज हो गई। ठीक है, चलो फिफ्थ भी ऐसे लाइन से क्यों पूछ रहे हो? ओमेगा सर्किट विल बी मोर कैपेसिटर, क्यों भाई? फिफ्थ का ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? करंट विल बी लीडिंग इफ ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। तो जब ओमेगा बड़ा होता है तो कैसे सर्किट बनता है? फिफ्थ का डी क्या कह रहा है? फिफ्थ के डी में ओमेगा ग्रेटर देन √1/LC, तो सर्किट इज मोर क्या होता है? मोर इंडक्टिव होता है ना, सर्किट इज मोर इंडक्टिव। तो मोर इंडक्टिव में करंट क्या करेगा? लैग करेगा ना भाई, लीड कहां करेगा? तो मोर इंडक्टिव मतलब करंट लैग्स। ऑप्शन डी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है सर, अगर Q में नहीं दिया रहता R इज कांस्टेंट, तब क्या R बदलते हुए ओमेगा? क्वेश्चन में कहां दिया है? तो अरे R तो उसने दे दिया ना, वो गिवन डेट R इक्वल्स टू R की वैल्यू तो उसने दे दी ना। वो ये कहां कह रहा है कि R को ओमेगा के साथ में बदलना है आपको? कीपिंग R एंड C फिक्स्ड लिखा हुआ तो है, बस तो लिखा है ना R एंड C फिक्स्ड। अब लिख दिया तो जो लिखा है उसके हिसाब से बात करेंगे ना। क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो कोई लॉजिक थोड़ा ना हुआ। हाँ बस, तो वैसे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट 6 to 10 में बोलेंगे फटाफट। हाँ 6 to 10 में 10th पे आ जाओ सीधा। हाँ बता रहा हूँ, कॉपर लॉ सारी चीज बता रहा हूँ। 7th देखो भाई, 7th यार इसी में टाइम निकाल लोगे। एलआर सर्किट, एल दे दिया, आर दे दिया, वेरिएबल ईएमएफ सोर्स दे दिया, वीआरएमएस। तो फिर गलत बात है ना, बेचारे ऑफलाइन वालों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है 2 बार। एलआर सीरीज सर्किट, एल दे दिया, आर दे दिया, वेरिएबल ईएमएफ दे दिया, फ्रीक्वेंसी, करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट एंड फेज ऑफ करंट टू वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली। ये तो सीधा सवाल है, क्यों पूछ रहे हो भाई? ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही तो बना। एक्सएल निकालें, आर निकालें, ये इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए, जेड बनेगा, एक्सएल बनेगा और आर बनेगा, बस खत्म। इसमें क्या है, कुछ नया ही नहीं। वीआरएमएस करंट एम्पलीट्यूड पूछा तो थोड़ा केयरफुल रहे। आपको वीआरएमएस दिया गया है तो आईआरएमएस क्या आएगा? आईआरएमएस आएगा 130√2/Z। हाँ ये आईआरएमएस आएगा यहां से, तो पीक निकालना है आपको। हाँ बस ठीक है ना भाई। बहुत ज्यादा वेरिएशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा था, मतलब ठीक है, वहां पर चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन 10 पे बात करते हैं। देखो जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम समझे आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का फंडा क्या है। एक्चुअली वो जो आयरन लॉसेस है ना, सो आयरन लॉसेस से तो मतलब है आपके पास ये हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह, वो जो कोर के अंदर लॉस होते हैं। आयरन लॉसेस आर बेसिकली दी कोर के अंदर लॉस है, वो जो एडी करंट्स वगैरह वाले, वो जो ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉस। और जो कॉपर लॉस है, तो कॉपर लॉस का जो फंडा है, कॉपर लॉस इज रिलेटेड टू बेसिकली जो वायर में करंट चलता है, रिलेटेड टू बेसिकली I²R से संबंधित है, कि जब एक वायर में क्या चलता है, करंट, क्योंकि कॉपर के क्या है, वायर्स हैं। ये है फंडा इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी इज 90%। ठीक है, तो उसने ईटा बराबर दे दिया आपको 0.9। रेटेड आउटपुट इज 9000, तो पी आउटपुट आपको क्या चाहिए, 9000 वॉट। इसका मतलब पी इनपुट क्या बन रहा है भाई, 10,000 वॉट। कर सकते हैं कैलकुलेशन हम? अरे हाँ ना। जब पी आउटपुट का मतलब क्या होता है, पी आउटपुट का मतलब है वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी, और पी इनपुट का मतलब क्या है, वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। आ रहा है लॉजिक है? तो बेसिकली पी आउटपुट इज 0.9 टाइम्स पी इनपुट।
ठीक है ना, पी आउटपुट का मतलब क्या है, पी आउटपुट इज बेसिकली 0.9 टाइम्स पी आउट, तभी तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 90%। चलो ये तो एक पार्ट हुआ। अच्छा अब उसने आपको दे रखा है प्राइमरी वोल्टेज, तो वीपी बराबर उसने देखा, तो फर्स्ट पार्ट पे बात करें हम, तो वीपी इज बेसिकली 1000। तो वीपी बाय वीएस क्या होता है भाई, वीपी बाय वीएस इज इक्वल्स टू व्हाट, एनएस, एनपी बाय एनएस इज इक्वल्स टू एनपी बाय एनएस, जो कि क्या दे रखा है आपको 5/1। तो यहां से वीएस बराबर कितना आ गया, वीएस आ गया 200 वोल्ट, एक पार्ट। सेकंड वगैरह अब द करंट इन प्राइमरी, तो सेकंड पार्ट करंट इन प्राइमरी, तो करंट इन प्राइमरी इज व्हाट, तो ये आ गया 2000 वोल्ट। तो पी इनपुट कितना है, तो 10,000 इज पी इनपुट इज इक्वल्स टू वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। तो पी वी प्राइमरी क्या दे रखा है हमको 1000, तो आई प्राइमरी कितना आ गया भाई 10 एम्पियर। क्या हो गया, एक्यूरेट कैलकुलेट करें तो मतलब क्यों होगा भाई वी सेकेंडरी, वो ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे ना भाई, क्यों एक्यूरेटली, एनएस बाय एनपी तो करेंगे भी, एनपी बाय एनएस ही तो करेंगे। देखो जरा जो हमने थ्योरी पढ़ी उसके अंदर, नहीं बेटा, वीपी कहां पे लगाओगे, आई आर, किस क्वेश्चन में लगाओगे, फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस है, ठीक है ना भाई, तो प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस होने दो, क्या दिक्कत है भाई। पावर का फॉर्मूला तो हमने हमेशा रेजिस्टेंस है तब भी तो लिखा, डेरिवेशन में रेजिस्टेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता रेजिस्टेंस, उससे फर्क क्या पड़ रहा है भाई, पावर तो आप पावर अक्रॉस ए डिवाइस तो आपकी आई इंटू वी तो आएगी। टू में वी इक्वल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, नहीं इसको हम पावर से मानते हुए चलते हैं भाई। एक मिनट, आप वीपी इक्वल टू आई आर, अच्छा एक मिनट बोलो, समझ रहा हूं मैं, ये ठीक है, वो तो आप रेजिस्टेंस 1 ओम अगर आप ले रहे हो तो प्राइमरी वोल्टेज यदि आपको 1000, करंट इन प्राइमरी, तो करंट इन प्राइमरी हमारा आ रहा है 10, वी अक्रॉस वायर, नहीं इससे कोई, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर रेटेड द प्राइमरी वोल्टेज इज 1000 वोल्ट। यार एक्चुअली देखो ट्रांसफॉर्मर हम बात करते हैं तो हम उसके इनपुट और आउटपुट पावर्स की तो बात करते हैं। प्राइमरी कॉइल, यार ये एक्चुअली समझो, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होना लिखा हुआ है भाई। आप जो कह रहे हो वी इक्वल टू आई आर, तो उसने आपको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होना दिया है, वो तो उस कॉपर वायर का दे रखा है बस, समझ रहे हैं हम बस। हाँ वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होना लिख रहा है वो कोई, ये जो वीपी होता है ये तो एक तरह से सप्लाई वोल्टेज होता है आपके पास एक तरह से, दिस वीपी इज सॉर्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होना लिखा है उसने कोई, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज एक्चुअली, जिस पर आप जो वोल्टेज आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। बेटा अरे तो अपना नाम ठीक कर लो, डॉट डॉट डॉट, पहले भी बहुत देर से पूछ रहे थे, खैर मैंने अब तक बोला नहीं, क्या डाउट है बोलो भाई। अरे ये जो वीपी आईपी आप लिखते हैं कुछ समझो जरा, ये तो आप इसके लिए लिखते हो, सोर्स वोल्टेज है ये तो बेसिकली, वीपी और ये आईपी, तो ये वाली चीज है, ठीक है। सर्किट में रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, कुछ 1 ओम दे रखा है, तो सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस, आपका इस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम दे रखा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये कौन कह रहा है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल आपको वीपी लेना है, वो तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर है, कॉपर दोनों को मैंने येलो से शो कर दिया इसीलिए, ठीक है ना भाई।
सो पावर अक्रॉस डिवाइस या पावर सप्लाइड, तो पावर सप्लाइड की फॉर्म बेसिकली क्या आती है, वो E इंटू आई तो आती है, EI/2 आरएमएस में कर देंगे और क्या होगा भाई आरएमएस। अगर वो, हालांकि वो आरएमएस वो ये मान के चलता है सारी वैल्यूज आ गया, तो आरएमएस में रेशियो में बात कर रहे हैं, तो या तो सारी आरएमएस ले लो या फिर सारे क्या ले लो, पीक ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा होता कोई। तो एक्चुअली तो ये, अरे इस एसी सर्किट की पावर क्या लिखी जाएगी, वी, मतलब अगर पीक होते तो V इंटू I/2 की फॉर्म, वरना VRMS इंटू IRMS, बस यही तो लिखी जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, ये जो आप कह रहे हो IR वाला पार्ट, तो वो एक्चुअली में वो जो कॉपर, ये इस ओवरऑल का रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। आप तो बस ये मान रहे हैं कि वो जो आप ई इंड्यूस ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ई इंड्यूस भी VP हो जाएगा, तो वो ये मानते भी कि हाँ यार उस R के अक्रॉस कोई बहुत ज्यादा ड्रॉप हो नहीं रहा, और हो भी नहीं रहा। सच्चाई देखो, अगर तो IP है 10, तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है, मात्र 10 वोल्ट का, जबकि VP है कितना, 1000 वोल्ट। तो इसीलिए आप VP को हम सेम एज ई इंड्यूस्ड इन प्राइमरी मान लेते हैं कि भी ई इंड्यूस्ड इन प्राइमरी भी क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि अक्रॉस रेजिस्टेंस आपको कोई बहुत ज्यादा ड्रॉप आता नहीं है। ठीक है ना भाई, चलो। अब क्या बचा, थर्ड पार्ट, द कॉपर लॉस इन प्राइमरी कॉइल। तो कॉपर लॉस इन प्राइमरी कॉइल, चलो इस पर बात करते हैं जरा। तो कॉपर लॉस इन प्राइमरी, तो कॉपर लॉस इन प्राइमरी तो क्या बनाओ, I²R, बिल्कुल। सो कॉपर लॉस इन प्राइमरी, तो थर्ड पार्ट में, तो कॉपर लॉस इन प्राइमरी क्या बना, तो लॉस इन प्राइमरी इन P पार्ट, तो वो क्या बना, IP² इंटू R ऑफ कॉपर। तो कितना बन रहा है ये वॉट कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 100 वॉट का लॉस, है ना भाई। हाँ, ये I²R बन गया, R ऑफ कॉपर जो दिखा रखा है आपको। देन फोर्थ पार्ट, कॉपर लॉस इन सेकेंडरी। अच्छा, अब जरा समझो, देखो पहले तो भाई टोटल लॉस जो हो रहा है, फोर्थ पार्ट, टोटल पावर लॉस कितना है, टोटल पावर लॉस जो है, देखो जरा, इनपुट कितनी थी 1000, 10,000, आ कितना है 9,000, तो टोटल पावर लॉस कितना है 1000 वॉट का, जो कि कहां कहां जाएगा, जो कि जाएगा आपके पास प्राइमरी में कॉपर लॉस, प्लस सेकेंडरी में कॉपर लॉस, प्लस आयरन लॉस, वो जो आपका हिस्टेरेसिस का लॉस होता है ट्रांसफार्मर का। तो इस बेस पर आपका पावर लॉस इन सेकेंडरी कॉपर कितना आया, ये आ गया आपके पास 200 वॉट। ठीक है ना भाई, ये लॉजिक चला। देन अच्छा सवाल है पूरा, द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या करेंगे अब हम, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। सो फिफ्थ पार्ट, सो करंट इन सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस अगर हमें दिया है कि नहीं, वो तो हमें निकालना है। सो करंट इन सेकेंडरी कॉइल कैसे निकाला जाए भाई, लोड 700 वॉट दे दिया, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या लॉजिक लगेगा, VS निकाला हमने, VS कितना आया था हमारे पास, VS आया था 200 वोल्ट, है ना। हाँ बिल्कुल, तो नहीं, तो पावर दे दिया हमको 200, ई आउटपुट दे दिया 9000, है ना, उससे आ जाएगा शायद, और क्या, हाँ हाँ इससे आ जाएगा ना भाई। सो करंट इन सेकेंडरी, तो करंट इन सेकेंडरी क्या बन रहा है भाई, तो IS इंटू VS बराबर कितना आ रहा है आपके पास 9000, और VS क्या चल रहा है 200। तो यहां से तो ये 45 आता है, आंसर 46 है। एक मिनट रुको, देखो आंसर शायद 46 है, चेक करा है मैंने इसको। एक मिनट रुको, हाँ हाँ रुको ना, एक मिनट रुको, अब जरा ध्यान दो, एक मिनट रुको। 200 वोल्ट आ रहा है, अच्छा एक मिनट समझो ना, अरे रुको, अरे सेकेंडरी में लॉस कितना हो रहा है, 200 वोल्ट का लॉस भी तो हो रहा है सेकेंडरी में, आपके 200 वोल्ट का क्या हो रहा है, लॉस भी तो आ रहा है। तो हाँ, तो पावर इन सेकेंडरी टोटल कितनी आएगी, तो पावर इन सेकेंडरी टोटल तो कितनी आ रही है भाई, 900 प्लस 200 दैट इज 1100 वॉट। फिर भी मुझे कुछ मिसिंग दिख रहा है ना, 1100 थोड़ा ना, 9000 है, सॉरी, वही मैंने कहा कुछ तो हम
इसकी चेक करा है मैंने। तो ये जो आ रहा है आपके पास, तो पावर इन सेकेंडरी जो आ रहा है, अब समझना, देखो एक तो आउटपुट पावर है ना, एक तो आउटपुट पावर है कि नहीं, इतना आउटपुट आ रहा है, पर उसमें से 200 पे खुद क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो आउटपुट तो 9000 का दे रहा है, पर टोटल कंज्यूम कितना कर रहा है, 9200 वॉट, विच इज इक्वल टू व्हाट, Vs इंटू Is। तो Vs आ गया 200, तो यहां से आपका Is निकल जाएगा। सो Is आएगा 46 एम्पियर। और फिर 6 में तो क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस लॉस। तो 6 में तो क्या करेंगे हम, 200 वॉट बराबर क्या हो जाएगा, Is स्क्वायर इंटू आर, बस खत्म। ES बाय EP, क्यों ES बाय EP से तो करा बेटा, ये आया ना, यहां से VS यहीं से तो निकाला, ES बाय EP। एक मिनट, ये भगवान, विद्या कुमार मिश्रा, ES बाय EP इक्वल टू IP बाय IS कब वैलिड है, जब आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, फुल। ठीक है ना भाई, हाँ। तो इस वाले पार्ट को जब हम देख रहे हैं, सेकेंडरी वाले पार्ट को जब हम देख रहे हैं, तो ये सेकेंडरी में अगर हम जब देख रहे हैं, सो सेकेंडरी में क्या हो रहा है अभी आपके पास, तो ये सेकेंडरी वाले पार्ट में भी आपको इस तरह की चीज नजर आ रही है कुछ, ये Vs, तो वो क्या कर रहा है, 1000 वोल्ट को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो Vs तो आपके पास आ रहा है 200 वोल्ट का। ये कह रहा है नेट आउटपुट पावर, तो दिस 9000 वॉट इज व्हाट, नेट आउटपुट पावर, दिस इज द नेट। तो 200 तो क्या कर रहा है, वो खुद के अंदर ही कंज्यूम कर लेता है ना भाई, ठीक है। तो इसलिए टोटल पावर अक्रॉस सेकेंडरी तो क्या आएगी, 9200 आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो, पार्ट 1 खत्म। आयरन लॉस का इससे कोई लिंक नहीं है ना बेटा, आयरन लॉसेस को हम इस तरह से डील ही नहीं करते हैं। हाँ, कॉपर लॉसेस को तो हम I2R से लिंक करेंगे, आयरन लॉसेस को इससे डील नहीं करते। आयरन लॉसेस के कारण ये भी तो नहीं, आयरन लॉसेस के कारण पर देख, आयरन लॉसेस में कहां पर I2R आ रहा है, आयरन लॉसेस में तो एडी करंट्स आ रहे हैं, या स्ट्रेसेस आ रहा है, या फ्लक्स लीकेज आ रहा है। आयरन लॉसेस इन कारणों से आता ही नहीं कभी। ये तो आप सारे सर्किट के फॉर्मूले यूज कर रहे हो, आयरन लॉस में सर्किट की, हाँ आयरन लॉस कैलकुलेट कर नहीं सकते, वो गिवन ही होगा, या फिर वो आपको बता दे कि इतना एडी करंट है, इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कुछ कुछ आपको बस। बाकी आयरन लॉस तो कई कारणों से है ना, एक्चुअली आयरन लॉस एक चीज से कारण होता ही नहीं है भाई। कॉपर लॉस तो सिर्फ क्यों है, ड्यू टू करंट फ्लोइंग, कॉपर लॉस इज ओनली ड्यू टू करंट फ्लोइंग, बट आयरन लॉस के तो कई कारण हो सकते हैं ना भाई, तो वो हमारे इसमें नहीं जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। तो उसके कोई कारण ही स्पेसिफाइड नहीं है। और इसमें ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट 2 पर आ जाए भाई। कुछ और प्रिंस क्लियर है भाई? प्राइमरी में आई निकालते वक्त हम क्यों नहीं लॉस कंसिडर किए, प्राइमरी में आई निकालते हुए देख, प्राइमरी में जब आई निकाला तुमने, करंट इन प्राइमरी कॉइल, क्या है आंसर, सेकंड के कुछ आंसर बताना क्या आ रहे हैं, 10 है। अच्छा तो इन चलो रुको, मान लेते हैं, एक सेकंड रुको जरा, एक्चुअली कायदे से तो हमें करना चाहिए भाई, पावर ऑफ प्राइमरी भी अगर आप ले रहे हैं तो वो जो आपको 10,000 वॉट दिख रही है, एक मिनट रुको सोचने दो, पावर इन, जैसे हम सेकेंडरी में, हाँ 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 रुको जरा, नहीं ये तो 46 ठीक है, ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, ट्रांसफार्मर के सवाल में कि कोई बहुत क्लियर करता नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर हम करते, हाँ चलो मान लेते हैं हम, अगर इसमें लॉस लेते, ठीक है, तो इनपुट पावर जो है 10,000 वॉट, ठीक है, वीपी की वैल्यू आपको 1000 गिवन है, हम अगर लॉस कंसिडर करते तो आपके पास सोच के देखो, तो आई में एक क्वाड्रेटिक बनती, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं हम, अगर देखो दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, ये देखो, अगर आप प्राइमरी में लेते, अगर आप प्राइमरी में लॉस को लेते, ठीक है, प्राइमरी में कैलकुलेशन पर जाते हैं एक बार वापस, तो आपके पास टोटल पावर जो आ रही है पी इन, वो करा रहा है 10,000 वॉट कह रहा है,
ये 10,000 वॉट जो बनता है ये बनता है आपके पास 1000 इंटू करंट इन प्राइमरी प्लस आईपी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, जो कि कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। 10,000 बराबर क्या होता, 10,000 बराबर आपके पास आता 1000 आईपी प्लस आईपी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या वैल्यू, तो इक्वालिटी बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 1000 एक्स माइनस का 10,000 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x बराबर आता -1000 प्लस माइनस अंडर रूट 10,000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 1000 का स्क्वायर, तो बनता 1000 का स्क्वायर इज 10 की पावर 6 प्लस का 4ac, तो प्लस का कितना आता है ये 40,000 अपॉन 2। तो क्या बन रही है वैल्यू, रूट ऑफ 10 की पावर 6 प्लस 40,000 विच इज, कर लो ना सॉल्व भी, तो रूट क्या बनेगा ये 10 की पावर 6 इज प्लस 40,000, तो 1,40,000 हो गया ये, नहीं 10 की पावर 6 इज 10 lakhs बेसिकली। हाँ 100 रूट 104, अच्छा 100 रूट बाहर ले लो ना, हाँ ठीक है 100 रूट 104 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनती है आप क्या बनती है, माइनस का 1000 प्लस लेंगे माइनस तो लेंगे नहीं, तो आता 100 रूट 104 है ना। अब यहाँ 10 की पावर 4 दोनों तरफ से आपने बाहर ले ली बिल्कुल बाय 2, तो देखो जरा अप्रोक्सी सॉल्व करने में कितना आ रहा है 100 रूट 104। सो 100 रूट 104 क्या बना भाई 9.9, ठीक है। देख ये आ रहा है पक्का सॉल्व करके, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकते हो फिर 10, ठीक है। ये होता है एक्चुअल करते हैं हम सॉल्व, तो एक मिनट रुक जाओ मैं भी कर ही लेता हूँ। रूट 104 इंटू माइनस डिवाइडेड बाय 2, 9.901 है बस खत्म। तो ऑलमोस्ट उसको क्या मान सकते हो आप 10, तो ठीक है। मतलब हाँ, और स्पेसिफिकली कोई हमसे पूछता तो बिल्कुल हमें ये करना चाहिए था, उसमें ऑप्शन भी नहीं है ना, वो 9.9 का ऑप्शन नहीं है ना, बस तो वो ठीक है। या ट्रांसफॉर्मर एडवांस में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा तो आता तो है नहीं, मतलब हाँ, और आएगा भी तो वो काफी लॉजिकल चीजें फिर आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि आप अगर देखो तो उतना उसमें है भी नहीं। एडवांस सिलेबस में लिखा हुआ है क्या ट्रांसफार्मर, जी एडवांस का जो सिलेबस है उसमें लिखा भी नहीं है यहाँ पे मुझे याद है। हाँ एक कॉम्प्रिहेंशन आया तो वो पूरा लॉजिकल से चलता है, बिल्कुल ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ एक कॉम्प्रिहेंशन है तो वो उसको पूरा समझा रहा है अच्छे से, उस कॉम्प्रिहेंशन में हमें कोई वो डाउट आता नहीं है सच, कॉम्प्रिहेंशन ढंग से पढ़ेंगे तो। चलो तो मेरे ख्याल से खत्म करें या क्या करें, हैं एक साथ ही खत्म करते हैं बस, फिर अब और के एक साथ ले लेंगे पार्ट 2 और एक्सरसाइज 3 एक साथ लेते हैं बस, फिर अब और क्या। ठीक है 9 बज गए, 8 बज गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लेफ्ट एसी, सो लेफ्ट एसी जो हमारे पास है वो हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, 3 एंड 4 और प्लस एक्सरसाइज 3। नेक्स्ट वीक में रखते हैं हम, है ना। तो नेक्स्ट वीक में आप इसको एक क्लास इस पे रख लेंगे हम नेक्स्ट वीक में, ठीक है। प्लस एक हमारा ईएमआई में क्या तक हुआ है हमारा, एक्सरसाइज 1 होगी क्या, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 1 तो ऑलमोस्ट हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 2 में थोड़े बहुत हुए थे शायद, थोड़े हुए है ना, हाँ। तो ईएमआई भी अपनी कंप्लीट करें एक्सरसाइज 1 में, तो ज्यादा बाकी नहीं है लेकिन, क्योंकि सेक्शन वाइज हम कंप्लीट करते हुए गए थे, हाँ बहुत ज्यादा बाकी नहीं होगा। प्लस अपना ईएमआई कंप्लीट करें, है ना। और डीपीपीज का तो हम एक ऑनलाइन ही रख लेंगे, डीपीपीज ऑनलाइन। तो लेट्स होप कि हम इसको कंप्लीट
कर रहे हैं, एक क्लास तो यहां लगेगी, ये एक क्लास में नहीं हो सकता। कल सिर्फ एक ही क्लास है बस, कल मॉर्निंग क्लास है ओनली बस, ठीक है। 2 दिन हम मॉर्निंग क्लास रखते हैं बस, सुबह शाम। फ्राइडे सैटरडे ओनली मॉर्निंग रख लेते हैं, मेरे ख्याल से काफी, क्योंकि अब इसके अंदर भी काम थोड़ा बहुत दे देते हैं। और मॉडर्न का डिस्कशन इसीलिए करेंगे हम, मॉडर्न को मॉर्निंग रखेंगे हम, ठीक है ना भाई। मॉडर्न डिस्कशन भी कुछ होगा तो वो मॉर्निंग में रहेगा, मॉडर्न डिस्कशन इन मॉर्निंग, ठीक है। कल सुबह है ना, कितने बजे कल क्लास? 11:30 से बताइए ना कल। फ्राइडे को 11:30 है, ठीक है। तो 11:30 to 1:15 ले लेंगे इसको हम, और क्या। और देख लूंगा एक दिन किसी दिन एसी को सुबह में कर लेंगे, फिर सारे ऑफलाइन वाले आती हैं भी बहुत ज्यादा, भी बार बार बुलाना। लेट्स सी, देखो कितनी क्या प्लानिंग। कल 2 दिन है अभी तो क्लास, तो मॉडर्न में हाँ फोटो लेटर चालू कर देंगे, परसों तो चालू हो जाना है बस, तो वो खत्म हो जाएगा तो फिर तो टाइम रहेगा, एटम्स में उतना टाइम नहीं लगेगा। न्यूक्लियर तो मुझे ऐसे मुश्किल लग रहा है थोड़ा, ठीक है ना। करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर क्लासेस रखने का इवनिंग में, क्योंकि एक क्लास तो ये लेगा ही लेगा, यहाँ एक क्लास आएगी, इसमें 2 लगेंगे, तो फिर हम 2 इवनिंग में रख लेंगे, एक दिन इवनिंग में इसको करें। डीपीपी को ऑनलाइन करा दो, और अगर डीपीपी नहीं हुई तो लास्ट ऑप्शन भी बोर्ड की छुट्टियां हैं, है ना भाई, क्या करें। 35 से 40 मैंने इसलिए करा कि एक बार आगे तो बढ़े। B6 B7 ही क्या है अभी डीपीपी में, संडे बी क्या दे रखा है, B6 से B10 दे रहा है प्रिंस सोलिया। चलो ठीक है, मैं खोल लेता हूं उसको, वापस खोल ही देता हूं, इनफैक्ट भेज देना, कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा है उसमें, फ्राइडे तक का लिखा है इसमें, कुछ लिख दिया था मैंने आज डीपीपी के लिए। ओपन कर देता हूं मैं, ओपन ही है, ठीक है, भेज देना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात कर लो। मिड जैन तो हाँ, मिड जैन हो जाना चाहिए। डीपीपी को लीव कर देते हैं ना, सॉल्यूशन है तो अपने पास, तो कोई बात नहीं, सारे नहीं करते तो क्या हो बेटा, जो करते हैं उसको तो, उनको तो मैं कराऊंगा ना। चलो ओके क्लास, बाय बाय, हाँ ठीक है यार। सीट के सॉल्यूशंस देखो लास्ट ईयर प्रोवाइड कराया गया था, सब कुछ ऑनलाइन था, वैसे कोई वो नहीं है एक्चुअली, बच्चे मिसयूज ज्यादा करते हैं। छोटे मोटे डाउट आप पूछो ना, आपको कौन मना करता है। नहीं वो तो हो जाएगा तब भी, ठीक है, बात कहीं ना कहीं फायदा भी हो जाता है कि सारे डाउट फिर पूछे नहीं जाते। मिस यूज कैसे, चलो अच्छी बात है आपको नहीं आता तो। चलो ओके क्लास, बाय बाय।